नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 16 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने हायर सेकेंडरी पढ़ाई के साथ साथ किस व्यावसायिक शिक्षा के लिए संयुक्त पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ITI। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के साथ साथ ITI व्यावसायिक शिक्षा के संयुक्त पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ ITI कोर्स की भी पढ़ाई कर सकेंगे। इस पाठ्यक्रम में 12वीं की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को हायर सेकेंडरी के साथ ITI का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इससे विद्यार्थियों के समय और ऊर्जा की भी बचत होगी। इसमें पढ़ने वाले बच्चों को कक्षा 12वीं का प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिया जाएगा, जिससे वे उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकेंगे, और ITI का प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिससे वे रोजगार प्राप्त भी कर सकेंगे। इसमें दोनों कोर्स 2 सालों में एक साथ पूर्ण हो जाएगा। इस संयुक्त पाठ्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाटन के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल से की। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य में न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्याय आपके द्वार अभियान। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य में न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए अभियान का नाम न्याय आपके द्वार अभियान है। बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 17 सितंबर से न्याय आपके द्वार अभियान का प्रारंभ किया है। इस अभियान की शुरुआत करते हुए 2 लीगल एड क्लिनिक बसों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट परिसर में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एवं हाईकोर्ट के सभी जजों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका उद्देश्य गांव-गांव तक दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता लाना और अपने अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत करना है। यह वैन राज्य के सभी जिलों में दूरस्थ अंचलों में पहुंचेगी और लोगों को न्याय के लिए जागरूक करेगी। इसमें शॉर्ट फिल्म के माध्यम से अशिक्षित लोगों को भी न्याय के बारे में और विधिक क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए बिलासपुर हाई कोर्ट परिसर के साथ साथ हर जिले में भी एक लीगल एड क्लिनिक बसें रवाना की गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में छत्तीसगढ़ी लोकाचार पर केंद्रित लघु फिल्म स्पर्धा में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हमर धरोहर। राज्य में छत्तीसगढ़ी लोकाचार पर केंद्रित लघु फिल्म स्पर्धा में हमर धरोहर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने की घोषणा की गई है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लोक रंगकर्मी विजय मिश्रा अमित द्वारा निर्मित लघु फिल्म हमर धरोहर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने की घोषणा की गई है। रायगढ़ की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था हमराही द्वारा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए छत्तीसगढ़ी लोकाचार पर केंद्रित लघु फिल्म स्पर्धा का आयोजन किया गया था। कोरोना काल में घर में कैद रहने के दौरान फिल्म हमर धरोहर को निर्मित कर सोशल मीडिया के माध्यम से जन चेतना बढ़ाने के लिए देश भर में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। इसमें सीमित संसाधनों कलाकारों से बने इस फिल्म में विजय मिश्रा, रत्ना मिश्रा, तेजन साहू, विरासत मिश्रा ने भी अभिनय किया है। इसमें छत्तीसगढ़ के विशेष खान पान रहन सहन के बारे में भी बताया गया है। तृतीय लिंग समुदाय के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के कल्याण और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पॉलिसी बनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य ने तृतीय लिंग के व्यक्तियों के पुनर्वास एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है। इसके साथ साथ राज्य के तृतीय लिंग समुदाय के 13 नवनियुक्त आरक्षकों को भी सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने इस साल के बजट में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आश्रम सह पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के लिए 76 लाख का प्रावधान किया है। यह देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा।
तृतीय लिंग समुदाय के डाटा संधारण के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। इसमें सर्वेक्षण में 2,919 तृतीय लिंग के व्यक्ति चिन्हांकित किए गए हैं, जिनमें से 1,025 व्यक्तियों को पहचान पत्र भी जारी किया गया है, जो राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड इत्यादि के लिए मान्य होगा। दूसरा प्रश्न है, राज्य के बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा में डेढ़ी गड़ाई की रस्म में किस वृक्ष के टहनी का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, साल वृक्ष के टहनी का। बस्तर के प्रसिद्ध दशहरा उत्सव में डेढ़ी गड़ाई के रस्म में साल, जिसे सरई या सरगी वृक्ष भी कहते हैं, इसके टहनी का प्रयोग किया जाता है। बता दें कि बस्तर दशहरा में पाट यात्रा के बाद डेढ़ी गड़ाई दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रस्म है। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का मुख्य रस्मों में से एक डेढ़ी गड़ाई की रस्म सिरहा सार भवन में निभाई जाती है। डेढ़ी गड़ाई रस्म में बिरिंगपाल के ग्रामीण साल की 2 शाखा युक्त 10 फीट की लकड़ी लाते हैं, जिसे हल्दी का लेप लगाकर प्रतिस्थापित किया जाता है। इसे ही डेरी कहते हैं। इसकी प्रतिस्थापना ही डेढ़ी गड़ाई कहलाती है। सिरासार भवन में 2 स्तंभों के नीचे जमीन खोदकर पहले उसमें अंडा एवं जीवित मोंगरी मछली अर्पित की जाती है, फिर उन गड्ढों में डेयरी को स्थापित किया जाता है। दशहरा की विभिन्न रस्मों में मोंगरी मछली की बलि दी जाती है, जिसकी व्यवस्था समृद्ध परिवार करता है। इस रस्म के बाद बस्तर दशहरा के विशालकाय काष्ठ रथों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। विगत 600 सालों से डेढ़ी गड़ाई की रस्म निभाई जा रही है। बेड़ा और झार उमरगांव के लगभग 150 कारीगर मिलकर विशाल रथों का निर्माण करते हैं। इस रथ निर्माण में कोई विघ्न न हो, इसलिए देवी को याद कर डेढ़ी गड़ाई की रस्म पूरी की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य में कितने राजीव मितान क्लब गठित किए जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 13,269। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य में कुल 13,269 राजीव मितान क्लब गठित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में किया जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं को अपनी पहचान कायम करने एवं नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। वे राज्य की प्रगति में सामाजिक रूप से जिम्मेदार, जागरूक और सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम होंगे। इसके तहत राज्यों के प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के वार्डों में चरणबद्ध रूप से 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे। राजीव युवा मितान क्लब के गठन एवं संचालन के लिए जिलों को 19.43 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। राजीव युवा मितान क्लब के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। इसमें प्रत्येक क्लब को प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपये के मान से एक साल में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य में 13,269 क्लबों को वर्ष भर में 132.69 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग राजीव युवा मितान क्लब का ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर गठन करेगा। इस क्लब का पंजीयन फर्म एवं सोसाइटी एक्ट के तहत किया जाएगा। प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा होंगे, जिनकी आयु 15 से 40 वर्ष के मध्य होगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति का गठन भी किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव जिले में। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोंडागांव जिले के मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित को एथेनॉल संयंत्र की स्थापना एवं उत्पादन की मंजूरी दे दी है। मक्का आधारित 80 के एलपीडी क्षमता के इस संयंत्र का निर्माण कुल 135.98 यानी कि लगभग 136 करोड़ लागत से किया जाएगा। इस प्लांट में प्रतिवर्ष 63,600 मीट्रिक टन मक्के का उपयोग एथेनॉल निर्माण में किया जाएगा। बता दें कि कोंडागांव जिले में कृषकों द्वारा
रबी एवं खरीफ दोनों ही मौसमों में कुल 2,60,000 मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषकों की मांग और कोंडागांव जिले में मक्के के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए 2 जनवरी 2019 को कोंडागांव प्रवास के दौरान जिले में मक्का प्रसंस्करण यूनिट स्थापना करने की घोषणा की थी, जिसका भूमि पूजन एवं शिलान्यास राहुल गांधी द्वारा बस्तर प्रवास के दौरान 16 फरवरी 2019 को किया गया था। बता दें कि भारत सरकार द्वारा एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम कार्यक्रम के तहत प्रथम बार मक्के से एथेनॉल निर्माण को सम्मिलित करते हुए ब्याज अनुदान की पात्रता सूची में इसे सम्मिलित किया गया है एवं केंद्र सरकार द्वारा मक्का आधारित एथेनॉल की दर 51.55 रुपये प्रति लीटर घोषित की गई है। एथेनॉल के उत्पादन से इसका विक्रय सीधे तौर पर पेट्रोलियम विक्रय करने वाली कंपनियों को सीधे पेट्रोलियम के साथ पेट्रोल हेतु एथेनॉल भेजा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य को कब तक क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2023 तक। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य को 2023 तक क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत भारत शासन द्वारा 2025 एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2023 तक राज्य को क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में क्षय उन्मूलन अभियान का शुभारंभ 10 सितंबर 2021 से 10 अक्टूबर 2021 एक माह तक चलाया जाएगा। इसके तहत बीजापुर जिले में टीबी हारेगा बीजापुर जीतेगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बीजापुर जिले के घर घर जाकर टीबी के मरीज खोजे जा रहे हैं। इस अभियान के तहत लोगों में जागरूकता लाने हेतु प्रचार प्रसार के लिए नगरीय क्षेत्रों में होर्डिंग व ग्रामीण क्षेत्रों में बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसके तहत शासन द्वारा सहायता राशि भी दी जा रही है। किसी संदेहास्पद व्यक्ति का बलगम जांच में सकारात्मक पाया जाता है तो उसे शासन की ओर से निःशुल्क पूर्ण इलाज एवं सहायता राशि के रूप में 750 रुपये सहित पोषण आहार के तहत प्रति माह 500 रुपये 6 माह तक दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का पहला स्टील ब्रिज कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी दंतेवाड़ा जिले में। छत्तीसगढ़ का पहला स्टील ब्रिज दंतेवाड़ा जिले में बनाया गया है। यह दंतेवाड़ा जिले के कुआंकोंडा ब्लॉक में करमतपारा नाले पर बनाया गया है। यह ब्रिज कुआंकोंडा और मैलावाड़ा के मध्य बनाया गया है। बता दें कि यह ब्रिज केवल 20 ही दिनों में तैयार हुआ है। अब जिले के 6 गाँव में भी इस तरह के ब्रिज बनाए जाएंगे। ये 6 गाँव हैं कंटे कल्याण, दुधीरास, कोरीरास, बूढ़े गुडरा, गिदम हिड़पाल, कासोली और कुआंकोंडा नकुलनार। बारिश के बाद इन 6 गाँवों में और बनेंगे। इन सभी की लागत करीब 3.5 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड SCCL छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार ओवरबर्डन से रेत उत्पादन करने वाली मशीन लगाने जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कोरबा जिले में। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SCCL छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पहली बार ओवरबर्डन से रेत उत्पादन करने वाली मशीन लगाने जा रही है। यह मशीन कोरबा क्षेत्र के अधीन स्थित मानिकपुर ओपन कास्ट खदान क्षेत्र में लगाई जाएगी। इसके लिए SCCL ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस कार्य पर लगभग 59 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस ओवरबर्डन से उत्पादित रेत का उपयोग कोरबा एरिया के अधीन स्थित अंडरग्राउंड माइंस को भरने के लिए उपयोग किया जाएगा। शेष रेत को कंपनी बाजार में बेचेगी। बता दें कि कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने ओवरबर्डन से बहुत ही सस्ती दर पर रेत उत्पादन करने के लिए पहल की है। इसके लिए SCCL के मानिकपुर परियोजना का चयन किया गया है। इस मशीन के शुरू होने से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आने के साथ साथ निर्माण कार्य के लिए भी सस्ती रेत प्राप्त होने का एक विकल्प शहर के लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और किसके मध्य समझौता हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के मध्य। छत्तीसगढ़ में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के मध्य समझौता हुआ है। यह अनुबंध वर्ष 2021 से 2024 तक 3 वर्षों के लिए लागू होगा।
छत्तीसगढ़ में समस्या बनी पॉलीथीन का स्थायी समाधान करने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कदम उठाया है। इसके लिए राज्य सरकार के निर्देश पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने धान से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई यानी कि वार्क के मध्य समझौता हुआ है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न फसलों की परंपरागत किस्मों में परमाणु ऊर्जा के उपयोग द्वारा फसल प्रजातियों में सुधार और नवीन किस्मों में विकास के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के मध्य हुए समझौते के अनुसार 2015 से अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। इन परिणामों की सफलता को देखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के मध्य फसल सुधार एवं विकास के लिए संयुक्त अनुसंधान के द्वितीय चरण हेतु अनुबंध किया गया है। इसमें धान के अलावा अनाज, दलहन, तिलहन, गन्ना, सब्जियों और फूल वाली फसलों में परमाणु ऊर्जा की विभिन्न प्रविधियों का उपयोग कर फसल सुधार एवं विकास का कार्य भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में विभिन्न जिलों में कितने नवीन महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 10 महाविद्यालय। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के विभिन्न जिलों में 10 नवीन महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। इस प्रत्येक नवीन महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी एवं अन्य स्टाफों की भर्ती के लिए भी स्वीकृति दी गई है। इस आशय का पत्र मंत्रालय महानदी भवन स्थित उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके तहत राज्य के कोरिया जिले में शासकीय नवीन महाविद्यालय नागपुर, जशपुर जिले के शासकीय नवीन महाविद्यालय सन्ना, कोरबा जिले के शासकीय नवीन महाविद्यालय बांकी मोंगरा, बलरामपुर जिले के शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बलरामपुर, रायपुर जिले के शासकीय नवीन महाविद्यालय गोबरा नवापारा और शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागांव सेक्टर 28 नवा रायपुर, दुर्ग जिले में शासकीय नवीन महाविद्यालय रिसाली, शासकीय नवीन महाविद्यालय पेंड्रावन, जांजगीर चांपा जिले में शासकीय नवीन महाविद्यालय सारागांव तथा सूरजपुर जिले में शासकीय नवीन महाविद्यालय सूरजपुर में महाविद्यालय की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। इन जिलों में 10 नवीन महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गढ़बो नवा भविष्य कार्यक्रम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी बच्चों में व्यावसायिक जानकारी के उद्देश्य से। छत्तीसगढ़ में गढ़बो नवा भविष्य कार्यक्रम बच्चों में व्यावसायिक जानकारी देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। बता दें कि राज्य में गढ़बो नवा भविष्य कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 2021 से सभी प्राथमिक स्कूलों में की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों को समाज में विभिन्न कार्यों और व्यवसायों से जुड़े लोगों की पहचान कराई जाएगी। शिक्षक इन व्यवसायों से जुड़ी बातों और व्यवहारिक जानकारियाँ कहानियों के माध्यम से बच्चों को देंगे। पुस्तकीय ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों ही बातें बच्चों को मिलने से उनमें अध्ययन के प्रति रुचि जगेगी। बच्चों को कक्षा में सिखाई गई बातों को अपने बड़े भाई बहन या पालकों का सहयोग लेकर इस पुस्तक में दिए गए विभिन्न व्यवसायों के बारे में चित्र को देखकर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इस अध्ययन के आधार पर ही राज्य में प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को विभिन्न व्यवसायों की जानकारी देने के उद्देश्य से इस सत्र में प्राथमिक शालाओं में बच्चों एवं शिक्षकों के लिए गढ़बो नवा भविष्य के नाम से सामग्रियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। और अब इसी कार्यक्रम के तहत हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार छत्तीसगढ़ में पठन कौशल बढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा की ओर से गढ़बो नवा भविष्य नामक पुस्तक बच्चों को प्रदान की जाएगी। इसके जरिए बच्चों से यह जानकारी जुटाई जाएगी कि उन्हें कितने व्यवसायों की जानकारी है। इसमें गढ़बो नवा भविष्य पुस्तक प्राथमिक स्तर पर कम से कम 10-10 बच्चों का चयन कर उन्हें वितरित की गई पुस्तक पढ़ने के लिए 10-10 दिनों का समय दिया जाएगा। इस पुस्तक को पढ़ने के पूर्व बच्चों को कितने और कौन कौन से व्यवसायों की जानकारी है और पुस्तक पढ़ने के बाद उन्हें लगभग कितने और मुख्यतः कौन कौन से व्यवसायों की जानकारी हो गई है, इसकी जानकारी लेने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस तकनीक अथवा योजना को राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी
ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम को। छत्तीसगढ़ के ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम को राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा राज्य के पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए संचालित किए गए ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम आभार आपकी सेवाओं का राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह एलेट्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ई गवर्नेंस इनिशिएटिव फॉर गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी श्रेणी में यह अवार्ड प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए मई 2018 से राज्य में आभार आपकी सेवाओं का ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। यह एक एकल खिड़की तंत्र सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में ई गवर्नेंस की अवधारणा के अंतर्गत पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लागू कर कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मार्च 2025 तक। छत्तीसगढ़ में जल्द ही रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लागू कर मार्च 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहमति भी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को सैद्धांतिक सहमति देते हुए अन्य राज्यों के द्वारा बिजली सब्सिडी के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय सीमा दिए जाने की मांग का समर्थन भी किया है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना को बढ़ाने के साथ ही इनके आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही की जाएगी। इस योजना में कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सीमा 31 दिसंबर 2021 तक निर्धारित की है। इस योजना की अनुमानित लागत 9600 करोड़ रुपए है, जिसे मार्च 2025 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हरिहर वैष्णव जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, साहित्यकार। हाल ही में वैष्णव जी का निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे बस्तर जिले से थे। हरिहर वैष्णव जी ने बस्तर के लोक साहित्य की समृद्धि विरासत को सहेजने में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। श्री वैष्णव जी बस्तर के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार थे। उन्होंने जनजातियों में प्रचलित कहानियों, गीतों को लिपिबद्ध किया। हिंदी के साथ ही बस्तर की स्थानीय बोलियों हल्बी भत्री में भी उन्होंने साहित्य का सृजन किया है। वैष्णव जी की प्रमुख रचनाएं हैं बस्तर के तीज त्योहार, लक्ष्मी जगार, बस्तर के लोक महाकाव्य धनकुल, तीजा जगार, बस्तर की लोक कथाएँ व गीत कथाएँ, बस्तर का आदिवासी एवं लोक संगीत तथा कहानी संग्रह मोहभंग इत्यादि। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 16वां। राज्य खाद्य सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान व बड़े राज्य की सूची में गुजरात राज्य, छोटे राज्यों की सूची में गोवा शीर्ष व केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान जम्मू कश्मीर ने हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। वहीं बिलासपुर हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। कॉलेजियम के नाम तय कर दिए गए हैं, जल्द ही इसके आदेश जारी होंगे। देश के 13 उच्च न्यायालयों या हाई कोर्ट को नए मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे, क्योंकि प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र को पदोन्नति के लिए 8 नामों की सिफारिश भेजी है। वहीं कॉलेजियम ने 5 मुख्य न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश भी की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर जिले के बोदरी में स्थित है। यह देश के 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है।
बिलासपुर उच्च न्यायालय क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इस उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 22 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान है। भारतीय संविधान के 214 के तहत उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किन्हें नेप्स्कॉप के डायरेक्टर बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैजनाथ चंद्राकर को। बैजनाथ चंद्राकर को छत्तीसगढ़ के नेप्स्कॉप के डायरेक्टर बनाए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर को नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स नेप्स्कॉप के डायरेक्टर बनाए गए हैं। नेप्स्कॉप राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सहकारी संस्था है। बैजनाथ चंद्राकर ने नेप्स्कॉप के डायरेक्टर पद पर मनोनीत होने से सहकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त प्रतिनिधित्व मिला है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी आंदोलन को नई दिशा एवं गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 14 जिलों में। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 20 जिलों के 85 विकास खंडों में कोदो कुटकी और रागी का उत्पादन होता है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किए गए एमओयू में प्रथम चरण में 14 जिलों को शामिल किया गया है। ये जिले हैं कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर और सूरजपुर जिला। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एमओयू मिलेट मिशन के प्रथम चरण में जिलों के साथ साथ किए गए एमओयू मिलेट मिशन के आगामी 5 वर्षों में 170 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। राज्य के वनवासियों एवं किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य के 14 जिलों में जहां कोदो कुटकी उत्पादन होता है, वहां से सरकार समर्थन मूल्य पर इनकी खरीदी करेगी। इसके लिए जिलों के गोठानों में कोदो कुटकी के प्रोसेसिंग सेंटर, प्रसंस्करण केंद्र बनाए जाएंगे। प्रोसेस्ड कोदो कुटकी की मार्केटिंग की भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ यह भी बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देने व गोधन न्याय योजना के माध्यम से लोगों की आय में वृद्धि का प्रयास भी किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 4 पुरस्कार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली में ऑनलाइन आयोजित आरोग्य मंथन 3.0 में प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 6 श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए गए हैं, जिनमें से 4 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ को चॉइस सेंटर के माध्यम से देश भर में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड के पंजीयन के लिए प्रथम स्थान मिला है, जबकि राज्य के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के आयुष्मान कार्ड पंजीयन में भी छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकास खंड के कुसमुसा गांव के चॉइस सेंटर संचालक सुनील कुमार कुशवाहा आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। वहीं प्रदेश में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देते हुए 3,20,661 महिलाओं को योजना के माध्यम से उपचार उपलब्ध कराया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिपरिया और कुकदूर को तहसील बनाने की घोषणा की है। ये किस जिले से संबंधित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कबीरधाम जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिले के पिपरिया और कुकदूर को तहसील बनाने की घोषणा की है। इसके साथ साथ यहां कबीरधाम जिले के इंदौरी और कुंडा को नगर पंचायत का दर्जा देने की भी घोषणा की है। यह आम जनता की सहूलियत के लिए प्रशासनिक इकाइयों का छोटी इकाइयों में पुनर्गठन किया जा रहा है। पौने 3 साल से प्रदेश में 5 नए जिले गठित किए गए हैं, जिनमें अब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 28 से बढ़कर 32 हो जाएगी। इसी तरह तहसीलों की संख्या भी अस्तित्व में आने के बाद
147 से बढ़कर 222 हो जाएगी। इसके साथ ही केंद्र से अनुमति मिलने पर कबीरधाम में मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस नृत्य के प्रोत्साहन के लिए देवदास बंजारे स्मृति नृत्य पुरस्कार की स्थापना की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंथी नृत्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार संस्कृति विभाग द्वारा सुप्रसिद्ध पंथी नर्तक देवदास बंजारे की स्मृति में राज्य स्तरीय देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की लोक शैली पंथी नृत्य प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में प्रतिभागियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करना है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 दिसंबर 2020 को बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर स्वर्गीय देवदास बंजारे की स्मृति में पंथी नृत्य पुरस्कार स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। इस पुरस्कार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य अलंकरण समारोह में शामिल कर लिया गया है। इस पंथी नृत्य पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये की सम्मान राशि, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह राज्य स्तरीय दूसरा पुरस्कार केवल लोक शैली पंथी नृत्य प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस प्रकार अब संस्कृति विभाग से दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या अब 8 हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे साहित्य अकादमी की प्रतिष्ठित महत्तर सदस्यता फेलोशिप प्रदान की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विनोद कुमार शुक्ल को। छत्तीसगढ़ से संबंधित हिंदी के प्रख्यात कवि गद्यकार विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी की प्रतिष्ठित महत्तर सदस्यता फेलोशिप प्रदान की गई है। उनके साथ प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को भी महत्तर सदस्यता घोषित किया गया है। यह फेलोशिप भारत की साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। बता दें कि सन 1968 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन फेलोशिप के लिए चुने गए पहले लेखक थे। साहित्य अकादमी की आम परिषद ने अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कांबर की अध्यक्षता में 18 सितंबर 2021 को हुई एक बैठक में अपने सर्वोच्च सम्मान फेलोशिप की घोषणा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर व रायपुर में कुल कितने खेल अकादमियों का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 7 खेल अकादमियों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में बिलासपुर व रायपुर में कुल 7 खेल अकादमियों का शुभारंभ किया है। इसके तहत बिलासपुर में 4 खेल अकादमी तथा रायपुर में 3 खेल अकादमी का शुभारंभ किया गया है। इसमें बिलासपुर में 4 खेल अकादमी हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और कबड्डी अकादमी का शुभारंभ किया गया है, जबकि रायपुर में 3 खेल अकादमी तीरंदाजी, बालिका फुटबॉल और बालक बालिका एथलेटिक्स अकादमी का शुभारंभ किया गया है। इसमें कुल लगभग 42 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत वाली नई खेल सुविधाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं उमेश पटेल। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में अब तक कितने एकड़ रकबे में पौधों का रोपण किया जा चुका है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3243 एकड़ में। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में अब तक 3243 एकड़ रकबे में पौधों का रोपण किया जा चुका है। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 1757 हितग्राहियों, ग्राम पंचायतों तथा वन प्रबंधन समितियों द्वारा योजना से जुड़कर 1,21,000 से अधिक पौधों का रोपण किया जा चुका है। इनका रोपण 3,243 एकड़ रकबे में हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ में 1 जून 2021 से प्रारंभ किया गया था। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया था। योजना के अंतर्गत गैर वनीय क्षेत्रों में इमारती, गैर इमारती फलदार वृक्ष, बांस, अन्य लघु वनोपज तथा औषधीय पौधों का वृहद पैमाने पर रोपण का महत्वपूर्ण प्रावधान है। इससे निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों तथा ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक और औद्योगिक वृक्षारोपण सहित कृषि वानिकी को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण करते हैं तो 1 वर्ष के बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो पंचायत की तरह ही समिति को भी 1 वर्ष के बाद 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में भी राष्ट्र को समर्पित की। ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाले हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम हैं। छत्तीसगढ़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट के तौर पर देश को वैज्ञानिक काम के लिए नया संस्थान मिला है। यह संस्थान मौसम और अन्य परिस्थितियों में बदलाव से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने में देश के प्रयासों को वैज्ञानिक सहायता देगा। यहाँ से जो वैज्ञानिक और समाधान तैयार होंगे वो देश की कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आए उस चक्रवात का क्या नाम है जिसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आपदा को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुलाब। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात गुलाब के उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर से टकराने के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस चक्रवात गुलाब का नाम पाकिस्तान ने रखा था। गुलाब शब्द अंग्रेजी में रोज़ को संदर्भित करता है। इसमें लैंडफॉल के दौरान हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। गुलाब इस चक्रवात का नाम है जिसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत पैनल ऑन ऑप्टिकल साइक्लोन द्वारा रखा गया है। इस पैनल में 13 देश शामिल हैं।